नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बदलते मौसम से धान पर कीटों का खतरा। स्कूलों में विद्यार्थियों को दी गई सड़क सुरक्षा की सीख। हिंगलाजगढ़ किले के स्वरूप में सजेगा गौमुखी सेवा धाम देवपहरी। अब खबरें विस्तार से। धान की फसल अभी शुरुआती अवस्था में है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से किसानों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि धूप और बरसात एक साथ होने से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। ऐसे में खेतों में तना छेदक का प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है। यह धान की फसल को बढ़ने नहीं देते और बीच में ही उसके विकास को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। कृषि विभाग भी इस प्रयास में है कि किसानों को जागरूक किया जाए और उन्हें उपाय बताया जाए। इससे बचने के लिए किसानों को दवा छिड़काव की सलाह दी जाती है। अभी जो है वर्तमान में जो जिस टाइप का मौसम बन रहा है, उसको देखते हुए किसानों को सलाह दिया जा रहा है कि आप लोग खेतों का सतत भ्रमण करें। किसी प्रकार की कीट व्याधि लगा हो तो ग्रामीण कृषि अधिकारी के माध्यम से जो है उचित दवा का प्रयोग करें। धान में जो तना छेदक का प्रकोप होता है, रोपाई के 15 से 45 दिन के बाद सबसे अधिक होता है इसका प्रकोप जो है। तना छेदक के लिए जो गर्म मौसम और जो आर्द्र मौसम होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 70 से 80% जो आर्द्रता रहता है, वो उनके लिए अच्छा, मतलब उनका जो अटैक के लिए बढ़िया माना जाता है। और ये जो मुख्यतः तीन समय मुख्य करते हैं अपना। एक तो वेजिटेटिव, जिसमें वनस्पतिक अवस्था बोलते हैं, 15 से 40 दिन का। और दूसरा जो है आपका प्रजनन अवस्था था, दाना भरते समय। और एक कटाई के पहले का रहता है, इसमें ज़्यादा अटैक करते हैं लोग। तो इसमें जो है ना कि किसान जो है खेत में पौधे के तना को काट कर देख सकता है, तो उसमें एक छेद टाइप का दिखता है, तो उसको देख के जो है वो कर सकता है डेड हार्ट बनता है। इसका प्रकोप तो कहीं शिकायत आया नहीं किसानों से। फिर भी यदि ऐसा लगता है कहीं पर, तो इसके लिए जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा जो एक पैरासाइट रहता है उसको उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक दवाइयों में आपका कार्बोफ्यूरान, क्लोरोपाइरिफॉस, एथोकार्टाप हाइड्रोक्लोराइड करके आता है, जो दानेदार रहता है। 5 kg पर एकड़ के हिसाब से इसको छिड़काव कर सकते हैं। यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को सड़क पर चलते समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय, हेलमेट व सीट बेल्ट के महत्व और यातायात संकेतों की जानकारी दी। 1 2 3 4 यातायात और सड़क यातायात, तो अधिकतर हमें काम पड़ता है सड़क यातायात। वो खत्म हो जाता है, कैसे खत्म हो, कहाँ हुआ था नहीं, कहाँ चोट लगा था मालूम है कि ऐसे बच्चे हैं जिनके नाना चाचा लोग का एक्सीडेंट हुआ, कहाँ चोट लगा है, सिर में। तो यदि मैं बता रहा हूँ, यदि आप हेलमेट पहने, गले से मुड़ापार तालाब में गणेश विसर्जन के बाद तालाब गंदगी से पटा हुआ नजर आया। विसर्जन के दौरान तालाब में फूल मालाएं, प्लास्टिक सामग्री और अन्य कचरा डालने से तालाब का पानी दूषित हो गया है। इससे आसपास के लोगों को दुर्गंध और जल प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि तालाब की तुरंत सफाई करवाई जाए और आगे से पर्यावरण अनुकूल विसर्जन की व्यवस्था की जाए, ताकि धार्मिक आस्था के साथ
जल स्रोत का संरक्षण भी हो सके। मोरादेवी के जो तालाब है, गणेश विसर्जन करने के बाद मोरादेवी के तालाब के पानी में मुँह डालने का लायक नहीं है और इसको नगम को अपना ध्यान देना चाहिए। पूरा इतना गंदगी से भरा हुआ है कि देखने और मुँह कान धोने जो भी कहने का मतलब यानी कि हाथ में लगाने का मन नहीं लगे, इतना पानी से बदबू भी आ रहा है। और सब हम ही लोग करते हैं, पूरा पब्लिक ही लोग करते हैं ये सब। गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो उसका जो भी फूल पान जो भी है उसको डाल रहे हैं तो उसका गंदगी कहाँ जाएगा। गौमुखी सेवा धाम देवपहरी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संचालन समिति द्वारा प्रेस क्लब के तिलक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर विशेष पहल की गई। सेवा धाम को हिंगलाजगढ़ किले के स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही देश के 5 प्रमुख देव स्थानों से अखंड ज्योति लाकर यहां स्थापित की जाएगी, जिसकी स्थापना आगामी नवरात्र में की जाएगी। पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थल में अन्य विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं। इस संबंध में गौमुखी सेवाधाम देवपहरी के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल और सचिव योगेश जैन ने विस्तृत जानकारी दी। और धीरे धीरे फिर एक छात्र गौमुखी सेवाधाम देवपहरी जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है, वहाँ पे राष्ट्रीय सेवा संघ का एक प्रकल्प है जिसके माध्यम से 4 आयामों पे काम हो रहे हैं। और अभी सन 2000 में वहाँ पे सिद्धिदात्री माता का मंदिर की स्थापना हुई थी और 25 साल बाद वहाँ पे हिंगलाजगढ़ की स्थापना हो रही है। किलेनुमा आकृति में यह एक विशाल भव्य मंदिर बन रहा है, जहाँ पे राष्ट्रभक्ति के साथ साथ माता की भक्ति अखंड पीठ जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एवं मध्य, पूरब से माता कामाख्या देवी, पश्चिम से पावागढ़ से कालका देवी और उत्तर से वैष्णो देवी एवं दक्षिण से कामाक्षी देवी एवं मध्य से मैयर माता, ऐसे शक्तिपीठ से हमारी अखंड ज्योति वहाँ लाई जाएगी एवं वहाँ पे स्थापना होगी। 6वीं जो अखंड ज्योति है सिद्धिदात्री मैया की अखंड ज्योति स्थापना होगी और 7वीं अखंड ज्योति जो हम बना के स्थान रखेंगे और वहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे। लेकिन वो जो हिंगलाजगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, अखंड भारत जब बलूचिस्तान अखंड भारत में शामिल हो जाएगा तब वहाँ से उस अखंड ज्योति को लाया जाएगा और प्रज्वलित किया जाएगा। तो एक प्रतीकात्मक रूप से हमारा दीप प्रज्वलित होगा और वहाँ पे हम ऐसा नोटिफिकेशन देंगे कि ये अखंड ज्योति बलूचिस्तान के अखंड भारत में शामिल होने के बाद वहाँ से लाई जाएगी। इस प्रकार से हमारे एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। अभी जो सिद्धिदात्री मैया है वहाँ पे आप जो मानता मांगते हैं लगभग पूरी होती है। अभी ये 6 अखंड ज्योति की स्थापना होने के बाद वहाँ का महत्व और बढ़ जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। हिंदी मासानुसार अश्विन माह का आरंभ 8 सितंबर 2025 से हो गया है, जो 7 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। आयुर्वेद अनुसार प्रत्येक माह में विशेष तरह के खान पान का वर्णन किया गया है, जिसे अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी विषय पर आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि भारतीय परंपरा में ऋतुचर्या यानी ऋतुनुसार आहार विहार करने की परंपरा रही है। क्वार मास के अंतराल में हमें अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अश्विन मास में बादल छट जाने से आसमान साफ एवं सूर्य चमकदार हो जाता है, जिसके कारण आयुर्वेद अनुसार पित्त दोष का प्रकोप होता है, जिससे पित्त जनित रोग एवं त्वचा संबंधी रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी आश्विन माह का आरंभ 8 सितंबर 2025 सोमवार से हो गया है, जो 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार तक रहेगा। आयुर्वेद में प्रत्येक माह में विशेष तरह के आहार विहार का वर्णन किया गया है, जिसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। उसी तरह आश्विन माह में भी विशेष तरह के आहार का वर्णन किया गया है। आश्विन मास शरद ऋतु का प्रारंभिक मास है। इसमें आसमान जो है वो साफ हो जाता है, सूर्य चमकदार हो जाता है, जिससे पित्त हमारे शरीर में प्रकोपित होता है। ऐसे समय में हमको पित्त जनित खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे
चाय, कॉफी, ज्यादा तेल, मिर्च, मसाले इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन न कर हमें पित्त सामक खाद्य पदार्थों, मधुर तथा तिक्त रस वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आश्विन माह में विशेष रूप से करेले का सेवन करने की मनाही कही गई है। करेले का सेवन इस माह में नहीं करना चाहिए। इस माह में दूध का सेवन करने से भी मना किया गया है। तो इस माह में विशेष रूप से दूध एवं करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। आश्विन माह में गुड़ का सेवन गुड़ और हरड़ दोनों का सेवन हितकारी बताया गया है। गुड़ का सेवन रात्रिकालीन भोजन के पश्चात यदि हम करें तो हमारे शरीर से वो टॉक्सिन विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है, स्वस्थ बनता है। और इस विषय में लोकोक्ति भी है कि सावन साग भादो दही, क्वार करेला कार्तिक मही, मरही नहीं तो परही सही। अर्थात सावन में साग, भादो में दही और क्वार अर्थात आश्विन मास में करेला और कार्तिक मास में मही का जो सेवन करता है वो यदि मरेगा नहीं तो बीमार अवश्य पड़ेगा, ऐसी लोकोक्ति छत्तीसगढ़ में कही है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हमें विशेष रूप से करेले का विशेष परहेज इस माह में करना चाहिए। बालको प्लांट से लगे क्षेत्र डिंगापुर बस्ती की ओर बने डंपिंग यार्ड में राखड़ का किनारा टूट गया। किनारा टूटने से राखड़ पानी बहने लगा और बस्ती की ओर फैलते हुए छोटी नदी तक पहुंच गया। इससे बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल है। अचानक बस्ती में घुसे गंदे पानी की वजह से लोगों के घरों और रास्तों पर कीचड़ फैल गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो बस्ती और नदी दोनों ही प्रदूषित हो सकते हैं। रास्ते भर में पूरा राख का मलबा आ गया है, जो कि चलने लायक भी नहीं है। इधर बस्ती है, पूरा खेतों में भी पहुंच चुका है। राखड़ रास्ते में भी जा रहा है। डिंगापुर बस्ती में साफ पानी, राखड़ पानी इसमें समाहित हो रहा है। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? ये नहीं पता अपने को, मैं यहाँ का नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? पता है आपको? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? मेरे को नहीं आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहोगी? नहीं, जैसे हम सब यहाँ पे अच्छे ही है। धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल नहीं मालूम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है, पता है आपको? कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल, अब यहाँ का मैं रहने वाला तो वैसे भी नहीं हूँ, तो कन्फर्म नहीं बता पाऊँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल पता है आपको?
आपको पता है? क्या बोले? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं, थैंक यू। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? अरे नहीं पता मेरे। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल नहीं मालूम, सॉरी नहीं मालूम। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से रहें। धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल? अरे कोरबा के हम हैं नहीं। अरे है हो कोरबा के, बताओ। अभी अब नए नए आए हैं, बौद्ध स्थल बताओ ना, जहाँ पे बुद्ध का वो रहता है, भगवान बुद्ध का। समाज कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाली का मैसेज यही है कि बरसात में थोड़ा से देख के रहें और जहाँ पानी का भराव हो वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ी न डालें और लोगों के ऊपर छींटे न पड़ें, बस यही है। थैंक यू। कोरबा जिले का बौद्ध स्थल कौन सा है? पाली। आप श्योर हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, वो सड़क में गड्ढे है, उसको रिपेयर कराते जल्दी जल्दी तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि कोरबा जिले का बौद्ध स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है पाली। आज के हमारे विजेता रहे हैं विजेंद्र, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443। कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।